जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। हम बहुत से मौजूआत पर डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन एक मौजू जो है वो अभी भी उसमें तशनगी पाई जाती है और वो है गवर्नेंस का मौजू। क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल से दो चार है, बिलखसूस मुआशी मसाइल, और मुआशी के अलावा आपको जहाँ पे जाते हैं आप सिस्टम के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिलता। आपको एक तो अदालतों का इंसाफ होता है, वो तो बाद में आता है, इंतजामी इंसाफ भी होता है। आप पटवारी के पास जाते हैं, SHO के पास जाते हैं, SDO के पास जाते हैं, महकमा नहर है, PWD है, CNW है, कितने सारे महकमे हैं जो आपको डील करती हैं, लेबर डिपार्टमेंट है। तो वहाँ भी आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, इंतजामी पूरी मशीनरी है। तो पहली दहलीज, पहला स्टेप जो होता है इंसाफ का, वो इंतजामी इंसाफ होता है। यहाँ से जब आपको के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो फिर लोग अदालतों का रुख करते हैं, और अदालतों में भी बहुत बुरा हाल है। खुद उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि लाखों केसेस पेंडिंग हैं और उनको अब यानी पेंडेंसी से निकालना है। तो ये भी बुनियादी तौर पर गवर्नेंस ही का इशू है। तो किताबें भी लिखी गई, बड़े बड़े डिस्कोर्सेज हुए, बड़ी बड़ी मुबाहिसे हुए। एक हमने गवर्निंग नॉन गवर्नेबल भी आई हमारे सामने, कुछ इस तरह के राइटअप्स वगैरह। बहरहाल आज लेकिन हम इस मौजू पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो खुद प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ये सारे सिस्टम्स को गहरी नज़र से देखने का उन्हें मौका मिला। मेरी मुराद है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी, रिटायर्ड एक्स चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। जनाब कर्नल साहब, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। तो कर्नल साहब, जैसे हमारे यहाँ ये अक्सर एक तो आपका ढांचा पूरा मौजूद है, ब्यूरोक्रेटिक जो होता है, बहुत से लोग कंपटीशन करके मुकाबले का इम्तहान, जैसे आप भी फौज में गए, कमीशन का एक बड़ा मुकाबला होता है, ISS भी होता है, पता नहीं ग्रुप टास्क होते हैं, कई चीज़ों से गुजर के जाके फिर इम्तहानात का पूरा मेरिट आने के बाद जाते हैं। तो एक तो प्रोफेशनल तरबियत होती है हमारे एहलकारों की, फिर वो आगे काम लेते हैं। जैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर तैनात होता है, उसके नीचे पटवारी हैं, तहसीलदार हैं। तो बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसे भी महसूस होता है कि मैं कुछ लोगों को ज़ाती भी जानता था, उनको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर थे, कल उनकी डेथ होगी, बाद में चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो उनका जो माल अफसर था वो पटवारी से ऊपर आया हुआ था या तहसीलदार से। उसने उनको एक ऐसे केस में जो मैंने रेफ़र किया, और वो बिल्कुल जेन्युइन था, कि ऐसे झूल दिया, ऐसा झूठ बोला कि वो अपनी दानिश में समझ ही ना सके। यानी उनमें सारी तरबियत, वो गवर्नेंस का इशू आ गया। तो गवर्नेंस के जितने मॉडल बने, तो आपने तो चीज़ें देखी, एक तो कुछ पॉइंट आउट करें कहाँ कहाँ आपने कोई देखी खामियां या खूबियां। तो ओवर टू यू जनाब। सैफ साहब, ये गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों हमारे बहुत कमज़ोर शोबे हैं। ठीक है। ना सिर्फ के काबिलियत और अहलियत, बल्कि मेहनत, दयानत, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और इंसाफ, ये उसके बुनियादी पिलर्स हैं। मगर इन सब को अपने मुल्क में शायद ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हों, 5% भी होंगे मर के जो इन चीज़ों का ध्यान रखते और इस चीज़ का एहसास करते हो कि अगर कोई बंदा उनके पास चल के आया है और उसको शिकायत है, तो उसको दोबारा नहीं आने की ज़रूरत पेश आनी चाहिए। उसकी शिकायत अगर जायज़ है तो काम हो जाना चाहिए, मौके पे हल अज़ाला किया जाए। जी, हो जाना चाहिए। अगर नाजायज़ है तो उसको डिसमिस कर देना चाहिए ऑन द स्पॉट। ठीक। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आपने तालीम हासिल की, आपने अक्ल समझ से डिग्रियां हासिल की, आपने मुकाबले का इम्तहान पास किया। ठीक। तो फिर क्या वजह है कि आपके दफ्तर के गिर्द लाइनें लगी होती हैं रोज़, और जो पेंडिंग केस हैं वो कोई हफ्ता 10 दिन पेंडिंग नहीं है, वो कोई साल 2 साल पेंडिंग नहीं है। जी जी, वो दहाइयों के पेंडिंग है। जितने केस चाहें, किसी को शक शुबह है
कि शायद मैं कोई थोड़ा इसमें एग्जेजरेट कर रहा हूँ, तो मुझे कहें तो मैं इतने केस हर महकमे के बता दूंगा कि शायद आपको जवाब देने के लिए जगह ना मिले। नहीं कर्नल साहब, एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं मेरे एक बैचमेट थे, मैं चूँकि साहब का एक CSS ऑफिसर भी रहा हूँ, वो किसी ज़माने में कमिश्नर लॉ रहे, बाद में बड़े अहदों पे चले गए। तो मैं उनके पास बैठा था तो कुछ साइलिन की बड़ी किताब थी, उन्होंने कहा यार इनको साइलिन को, मैंने कहा जी आप तो उन्हीं के लिए पब्लिक सर्वेंट हैं, बैठे मैं तो वैसे ही चाय पीने आ गया हूँ, तो बुलाएं, अपना काम करें, हम बीच में टाइम निकलेगा बात करते रहेंगे। वो अब जितने भी आए ना वो सबको एक एक बस लिख के कुगी मार दें, पंजाबी भेजते गए। तो एक फाइल उन्होंने रख ली, तो मैंने कहा यार ये फाइल तो मुझे दिखाना, उस पर लिखा होता फॉर नेसेसरी एक्शन अंडर द लॉ। तो मैंने कहा यार ये आपने कहा कानून के मुताबिक जो जरूरी कार्रवाई की जाए। मैंने कहा यार ये आपने वही जो बात की, मैं कहा इतनी तरबियत, इतनी तालीम, इतनी मनाजिल तय करके तुम आज कमिश्नर हो, 4 जिलों के 5 जिलों के बॉस हो, 5 जिलों के डिप्टी कमिश्नर, और तुम अपना ज़हन अप्लाई करके ये नहीं कह सकते कि इस बंदे का मसले का हल ये है। अब आपका पटवारी तहसीलदार AC ये समझेगा कि साहब ने तनख्वाह दी है। मैं क्या काम तो कानून के मुताबिक ही होगा, लेकिन ये जो नेसेसरी एक्शन घिसी पिटी तहरीर है ना, इसका मतलब कि साहब ने कहा जब मगरों लत, तो वो मैं क्या इसमें तो तुम रिश्वत का बाजार गर्म कर रहे हो। इसमें आप कहेंगे जी मैंने ये केस सुना है इस बंदे की, 1 मिनट में आपको पहुंचना चाहिए कि जी आप इनका केस सही है, तो इनको अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला, तो हम मुझे 2 दिन में रिपोर्ट करो, होना तो ये चाहिए। ठीक है, आप जारी रखें जी। जी मैं अर्ज करूँगा बड़े बड़े अच्छे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जी इक़्तिदार में आते हैं, और पता नहीं कितनी की तैयारी करके वो गवर्नेंस की जिम्मेदारी उठाते हैं। और इस शोबे में आप सूबाई लेवल पे देख लें, आप डिवीज़न लेवल पे देख लें, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लें, आप तहसील लेवल पे देख लें, आप उस वफाकी को देख लें। मैंने लोगों को 3-3, 4-4 साल टेन्योर करते देखा, और उनको ये नहीं पता कि कितने महकमे मौजूद हैं वफाकी गवर्नमेंट में या सूबाई गवर्नमेंट में, कितने महकमे हैं, जी जी, उनका काम क्या है, वो कितने के लोग काम करते हैं, कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितनी सहूलतें लेते हैं, और क्या आउटपुट है उनकी, कौन मॉनिटर करता है और कौन उनको अकाउंटेबल रखता है। ये एक बड़ी दुखी दास्तान। ये मैंने एक बल्कि प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को पूछा था कि जी आपने कभी सुना है कि एक महकमा होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, O&M। वो मेरी तरफ हैरान होकर देखने लग पड़े। तो मैं कह जी दुनिया के ममालिक में ये 2 महकमे हैं, O&M एंड वेज एंड मीन्स, ये इतना काम करते हैं 24 आवर्स, बल्कि तो ये आपको एक तरीका आगे निकालते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, गवर्नेंस के नए नए मॉडल ये स्टडी करके आप पेश करते हैं। तो उनके तकरीबन ये नोटिस भी नहीं थी बात। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हमारे यहाँ, अच्छा कर्नल साहब अगर गवर्नेंस का नाम लेते हैं तो गवर्नेंस बुनियादी तौर पे तो वैसे तो एक टेक्निक का नाम है, तो तरबियत की बुनियाद पर, लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने इब्तिदा में बोला कि अगर आप दयानत और अमानत समझ के चलें कि अवाम की अमानत है, तो फिर आप ऑन दी जॉब सीख भी लेंगे किसी से, जी फिर तो आप कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल इसका रुझान मैं अर्ज करूँ सैफ साहब, अगर आपने ऑन दी जॉब सीखना है तो आपने मुल्की वसाइल का ज़िया करना है उतने दिन, पहले पूरी तरबियत उसके बाद आपने अवाम से ज्यादती करनी है। ठीक है, जो लोग आपके पास आएंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपने करना क्या है, तो आप अपने नीचे दरखास्तें नीचे किसी को, तो आप डाखाना हो जाएंगे। तो एक लीडर डाखाना तो नहीं होता। ये एक लीडर तो मुश्किलात में डाल देंगे, फैसला करता है, किसी को रिलीफ देता है, और जिसका रिलीफ नहीं बनता उसको जवाब देता है। लेकिन मेरा ख्याल तो आप जिसका रिलीफ बनता है उनको भी जवाब मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम सियासतदान और तमाम हमारे स्टेट पिलर्स के हुक्मरान, बेशक वो बैरोक्रेट हैं, वो अस्करी अदारों के ज़िम्मेदार अफसर हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़िम्मेदार अफसर हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो ज़रा रमज़ान के बाद, ईद करने के बाद मेरी गुजारिश होगी कि अपने महकमे का मुहासबा तो करें कि उनके महकमे में नीचे ब्रांचें कितनी हैं,
उनके दफ्तर किधर हैं, इनके फंड कितने हैं, जब से पाकिस्तान बना है कितने फंड हर साल मिलते रहे हैं, किधर खर्च होते रहे हैं, कितने ठीक खर्च हुए हैं, कितने पिलफरेज हुए हैं, और जो पिलफरेज हुए हैं उनको अकाउंटेबल किसी ने किया कि नहीं किया, आपके लोगों की एफिशिएंसी क्या है। आप उनको एक केस देते हैं, एक दरख्वास्त आती है, दे देते हैं, आप पूछते हैं कितने दिनों के बाद मैं कि डिप्टी कमिश्नर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और बाकी सारे जितने भी ज़िम्मेदार अफसर हैं उनसे पता करना चाहूँगा कि उन्होंने कभी बैठ के सुबह ये ब्रीफिंग ली है कि आज के दिन में हमारी पेंडेंसी कितनी है, आज के दिन में पिछले दिन की हमारी जो डिस्पोजल थी उसका फीडबैक क्या है, और अगले दिन की हमारी प्लानिंग क्या है। और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर के बाद दफ्तर को सुबह स्टार्ट किया करें। सुबह जाके और आप अपने दीगर कामों में मशगूल हो जाएं और नए नए प्रोजेक्ट्स में आप टाइम देना शुरू कर दें, जबकि पिछले प्रोजेक्ट्स का कोई वारी वारसी ना हो। अच्छा कर्नल साहब, ये बताएंगे एक डिप्टी कमिश्नर से इतनी तोक़ुआत हुकूमतें लगा लेती हैं, उसको तकरीबन इतने सारे महकमे दे दिए जाते हैं, फिर वो भी काम कर रहा है, वो चीफ मिनिस्टर को भी अटेंड कर रहा है, वो कमिश्नर को भी कर रहा है, देखिए जी, वो ये डेवलपमेंट को भी देख रहा है, कोऑर्डिनेशन तो की हद तक तो ठीक है। मैं अर्ज करता हूँ, कोई अकेला आदमी एक डिस्ट्रिक्ट के सारे महकमे ना संभाल सकता है, ना मॉनिटर कर सकता है, ना गवर्न कर सकता है, ना रिकवर कर सकता है, ना रीबिल्ड कर सकता है, ना कोई रिजल्ट दे सकता है, ना उसको देने चाहिए, ना उसको, ना वो उसकी हमारा ये मॉडल कुछ कामयाब नहीं है। इस्तात में नहीं है। ये तो गोरों का मॉडल था, गोरों की मजबूरी थी, वो आप भी हमारा चल रहा है वही। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, और उस वक्त थोड़ी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्टें होती थी, इतनी डिस्ट्रिक्टों में इतने करोड़ों और लाखों नफूस और लाखों घर और लाखों प्रॉब्लम नहीं होते, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट। मगर उसके बावजूद उस वक्त उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को टोटल हुक्मरान बनाया हुआ था, ताकि वो नीचे जो लोग हैं जो कि मुस्लिम थे या दीगर और थे, उनके वो राया थे, उनकी जो राया को कंट्रोल करने के वो राया के दरमियान पुलिस भी उसके मतहत, हाँ जी, पुलिस भी उसके मतहत थी। वो एक बादशाह सलामत ने नीचे अपना छोटा सा बादशाह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता था ना, हर डिस्ट्रिक्ट में जज भी होता था। तो वो सारे इख्तियारात एक बंदे को दे के, मगर मौजूदा निज़ाम हुकूमत में एक बंदे की इस्तिताअत से ये बहुत ज़्यादा काम है। आगे अभी दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है, अभी कोई डिसीजन ऐसा जो कि किसी अकेले बंदे ने ऐसा लेना है जो कि माली तौर पे ह्यूज अमाउंट का है, जो कि किसी बड़े प्रोजेक्ट का है, या किसी कंसेप्शन का है, या किसी फ्यूचर की डेवलपमेंट का है, या इंजीनियरिंग का है, या टेक्नोलॉजी का है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, या मादनी वसाइल का है, या नेचुरल रिसोर्सेज का है, या आबपाशी का है, ज़राअत, उसको क्या वो बेचारा इतनी सारी डिग्रियां ना की हैं, ना उसका डिप्टी कमिश्नर का इतना तजर्बा होता है, आप संभाल ही नहीं सकेगा। किसी का सीवी निकाल के देख लीजिए, किसी किसी कमिश्नर का, किसी सेक्रेटरी का, वो एक चंद एक उनकी फ्लो एक चंद एक महकमों में होती है, जो जिनमें फ्लो उनकी होती है, जिसमें वो काम कर चुके होते हैं, उनको जान गए होते हैं। मगर होता क्या हमारे मुल्क में कि एक बंदा एक वक्त में सेक्रेटरी फूड है, तो उसको जब किसी और जगह जरूरत पड़ती है तो वो इंटीरियर में बैठा होता है, और जगह जरूरत पड़ती है साइंस टेक्नोलॉजी में बैठा होता है, और जरूरत पड़ती है वाटर एंड हर सब्जेक्ट का मास्टर है, वो हर फन मौला। फिर अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं जी ये हर फन, ये हमारा ये काम नहीं है टेक्निकल, हमारा काम तो है एडमिनिस्ट्रेशन, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाए गए हैं। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन बगैर अपने मसाइल को, अपने मजमून को, अपने बजट को, अपनी प्लानिंग को, अपने अहलकारों की कम्पिटेंस को, उन सबको मोबिलाइज किए बगैर आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? आपने सिर्फ लोगों को आपने सिर्फ उनको तनख्वाहें देनी और छुट्टी का रिकॉर्ड रखना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर बिठा दे, वो भी कर लेगा। तो बात तो ये कि आपने उसको लीड करना है, आपने डिस्ट्रिक्ट में हर बंदे को रिलीफ देना है। रिलीफ तभी दे सकते हैं कि जब आप टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स का जी मैं टेक्नोक्रेट की हुकूमत सजेस्ट नहीं कर रहा। इलेक्टेड लोग होने चाहिए,
कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए जिनको सियासत कॉम्पिटेंस की में ख्वाहिश तो कर सकते हैं, आए कहाँ से? जी मैं अर्ज करूं, ये बताएं। जिनको सियासत में आने का शौक है। देखिए ये तो आप खुद अडॉप्ट करते हैं ना। मैंने तो फिर आप अपनी अहलियत पैदा करें। आपको कुछ जबरदस्ती तो सियासत में तो ये तो नहीं कि वो धक्का देता। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास लीडरशिप, आपके पास मॉरल क्वालिटीज, आपके पास इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, आपके पास अगर एग्जाम्पलरी लीडरशिप नहीं है तो फिर आप घर बैठ के कारोबार साहब वो तो समझते हैं ना कि हम इम्पेकेबल लीडर हैं, हमारे में इंटेग्रिटी है। वो तो लोग नहीं ना, लोग कहते हैं यार तू तो बेईमान है, लेकिन वो तो कहते हैं मैं बड़ा ईमानदार। मैं अर्ज करूं, हमारे तो सारे लीडर खुद को पारसा समझ रहे हैं। मैं गुजारिश करूं, अभी कई पारसा लीडर आपने भुगते हैं पिछले 3-4-5 सालों में। साहब एक तो गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि कोई इस चीज़ को ना सुनना चाहता है और ना करना चाहता है, ना अपना ज़ाती मुहासबा को कंसिडर करना चाहता है, ना अपनी काबिलियत को देखना चाहता है, ना अपनी कंपिटेंस को देखना चाहता है। इधर तो मेरा इक़्तिदार की बड़ी बेचैनी है हासिल करने, इक़्तिदार हासिल करने के लिए बड़ी बेचैनी है। वो कहते हैं खत्म खैर इंटेग्रिटी देखी जाएगी, जो भी बस हमें इक़्तिदार मिले। तो फिर उसका रिजल्ट जो है, देखिए ना, फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि हम अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। करण साहब आप तो इनके करीब रहे हैं, इतने टॉप एशेलॉन्स में रहे हैं, कभी पछतावा होता है ऐसे लोगों को जिनकी वजह से ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मुल्क का निज़ाम इन हतात का शिकार है? कभी आपने ऐसे लोगों को मैं अर्ज करूं निजी महफिलों में? मैं अर्ज करूं कि मैंने बहुत बहुत काबिल और में बेवतन लोग भी देखे, मिसाली लीडरशिप भी देखी, ठीक, और मैंने इंतहाई नालायक और इंतहाई खुदगर्ज और इंतहाई करप्ट लोग भी देखे। कोई हमारे यहाँ देखिए ना जी, ये सिस्टम कि जी इलेक्शन में छांटी हो जाएंगे, भाई इलेक्शन में तो अवाम बेचारे की क्या, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं होता, उनको अवाम को पता ही कोई नहीं। हाँ, और अगर आप उनके सामने 1 या 2 या 3 बंदे उस हल्के से खड़े हो जाते हैं तो आम के पास क्या वसाइल है तो पता करे कि ये बंदे का सीवी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका तजर्बा क्या है, इसकी दयानतदारी क्या है। वो जो बीए की शर्त लगा दी थी, बीए से सारा कुछ तो नहीं आ जाता। नहीं मैं तो आपकी बात से ही मैं बीए से मिलती जुलती कोई और हो जाती। मेरी गुजारिश ये है, सिलेक्शन कमेटी हो जाए, मेरी गुजारिश ये है, सियासी पार्टियों को अपनी तंजीम अपनी छाननियां लगानी चाहिए, लीडरशिप के इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और मोरालिटी के और कैरेक्टर के और क्वालिफिकेशन के और काबिलियत के और प्रोफेशनलिज्म के, ये सारी कैटेगरीज को उनके मेरिट के ऊपर डील करना चाहिए। जी जनाब, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो नाज़रीन हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर रखें। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी, रिटायर्ड साबिक चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, और हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस पे। और एक गवर्नेंस पे बड़ी उम्दा बात की गई कि जो लोग लीडरशिप में आना चाहते हैं उनको अपना मुहासबा भी करना चाहिए, उनकी पार्टीज़ को भी करना चाहिए, और उस मेयार पर पूरा उतरने के लिए, चूँकि तारीख में उनका नाम रकम होना है, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो करण साहब ये ऐसे ही है जैसे आपने बात की कि मैं शोबा बलागियात सहाफ़त के मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं उन्हें कहता था कि भाई अगर आपने सहाफ़त में आना है तो ये शोबा आपने क्यों पहले अपनाया? तो अगर आप में जुर्रत इज़हार नहीं है, दयानतदाराना इज़हार की आप में अहलियत नहीं है या पैदा नहीं कर सकते, कोई और शोबा इख्तियार कर लो। तो तकरीबन यही मैं बात अपने वकला भाइयों से कहता हूँ कि जी यहाँ पे जहाँ पे अल्लाह के अर्श पे सबसे पहले मुनसफ ने उठना है, तो अगर एक जज ये समझ रहा है कि मैं जिस तरह का भी फैसला कर लूँगा किसी के आगे तो मैं जवाब देनी हूँ, विंगा चिबा कर लो, बाद में किसी इधर कर लो, कोई थोड़ी चीज़ आगे पीछे करके कोई तहरीस के तहत, दबाव के तहत कर ले, जैसे जज साहिबान खुद मुतरफ होते हैं, तो उनको भी इस प्रोफेशन में नहीं आ चाहिए। तो लीडर्स पे तो ये ज़्यादा कदगन होनी चाहिए, आपने सही कहा। तो इसके लिए क्या किया जाए हमारे यहाँ? देखिए जी, हर शख्स जो किसी भी कुर्सी का उम्मीदवार है, ठीक है, या अल्लाह ताला उसको किसी इज्जत से नवाजता है और उसको कोई ओहदा मिलता है, तो वो जिम्मेदारी समझे उसको, तो वो फिर फौरी तौर के ऊपर अपनी जिम्मेदारी समझे। ठीक है, घर से दफ्तर जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके जाए,
सही कहा। उस दिन के जितने महकमे या जितनी फाइलें या जितनी किताबें या जितनी मीटिंगें उसने अटेंड करनी है वो पढ़ के जाए। उसके मुतल्लिक रिसर्च करके पढ़ के और गूगल। आज तो एक वक्त था कि पूछना पड़ता था किसी उस्ताद से हाँ। कि हमें बताइए कि इस मामले में क्या है। अभी तो उस्ताद आपका ये मोबाइल है, वो आपको हर चीज बता देता है। इसको आप खोलें, इस पर पढ़ें, इस पर रिसर्च करें, इस पर तैयारी करें। उसके बाद आप इस तरीके से जाएं कि मैंने जाके पेंडेंसी नहीं छोड़नी, मैंने आज का काम मुकम्मल करके उठना है, मैंने लोगों को आज जितने केस हैं उनको रिलीफ दे के उठना है, मैंने आज अचीवमेंट करके आना है। घर आए तो शाम को बैठ के लिखें कि आपने आज के दिन में क्या हासिल किया है, इस मुल्क को क्या दिया है, अवाम को आपने क्या दिया। कर्नल साहब, ये मेरा ख्याल है करप्शन से भी बड़ा इशू है पेंडेंसी, मेरा जाती जी बिल्कुल, इससे आपने सही बहुत बजाय बड़ा फरमाया। और पेंडेंसी की जब नीयत करके हम घर से जाते हैं, भले वो जज साहिबान हो, वो कमिश्नर साहिबान हो, वो किसी महकमे के हों, साहब भाई वो मैं अर्ज असल करूं, में वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, रिलीफ नहीं मिलता, कोई बात साहब भाई मैं अर्ज करूं, मैं बिल्कुल कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। चीज़ों को डिले नहीं। हाँ ज़ाती मफाद के लिए किया जाता है, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं ऐसी। आप तारीख पे तारीख डालते जाते हैं, किसी जगह चले जाएं, हाँ जी, आप किसी महकमे में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, अगर उधर आपको जो काम आपका 5 मिनट में हो जाना है, जी जी, उसकी बजाय अगर बंदा बैठता है और अगली तारीख डाल देता है तो ये क्रिमिनल एक्ट है। नहीं, मेरे अपने दोस्त हैं, वो इस वक्त 75 साल की एज के हैं, मेजर रिटायर्ड है आर्मी से, इंतहाई जेंटलमैन, लॉ अबाइडिंग। उनकी ज़मीन के साथ वाला एक बंदा कब्जा करना चाह रहा था। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कमिश्नर साहब को कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े ज़िले के कमिश्नर, तो मुझसे वो जूनियर थे, तो मैंने कहा वो अच्छे हैं कमिश्नर, यानी उन्होंने बड़ा फौरी नोटिस लिया। तो मैंने कहा जी उनकी निशानदही करा दें कि ये पता लग जाए कि ये असल अपनी ज़मीन के हकदार कौन कहाँ पे है। निशानदही पहले हुई, फिर उसमें बड़ा झगड़ा चला, वो कोई तहसीलदार साहब कुछ ऐसे थे, बहरहाल करते कराते फिर मैंने दोबारा उन्हें कहा कि जी वहाँ पे कोई बेईमानी हो रही है, आप इसका नोटिस लें। उन्होंने कुछ 4 तहसीलदार मुख्तलिफ अपने तहसीलों के, उनकी एक कमेटी बना के भेजी, उन्होंने भी मेजर साहब के हक में दे दिया। बाद में फिर उसका कोई स्टे हो गया। तो ये गवर्नेंस किस तरह के इशू है कि वो साहब जो हकदार हैं अपने जेन्युइन, वो अब चूंकि रिश्वत देने के कायल नहीं है, वो नीचे किसी को अगर रिश्वत दे देते तहसीलदार को, तो काम शायद कब का हो गया होता। साहब भाई मैं अपना ज़ाती मामले की मिसाल देना मुनासिब नहीं समझता, मगर मेरा ख्याल है कि लेकिन समझाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड के लिए मैं क्या ही दूं। मेरे कैरियर में मुझे शौक़ था कि जो बचत हो जाए उसको रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है। मुझे बुजुर्गों ने, किसी ने ये राय दी कि जो महफूज रहती सरमायाकारी, ये हमारा नजरिया है कुछ लोगों का कि उसको आप कर दें। तो मैंने 40 साल 50 साल पहले जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की, जब भी मौका मिलता था तो थोड़े बहुत इन्वेस्ट, जो बचत होती थी मैं उसको इन्वेस्ट कर, जिस भी शहर में होता था कर देता था। फिर एक पीरियड आया कि चूँकि जिम्मेदारियाँ ऐसी थीं कि उस जगह से, लाहौर से दूर जिम्मेदारियाँ थीं, राब्ता नहीं था, फार फ्लंग रिमोट एरियाज़ थे, या मुल्क से बाहर जिम्मेदारियाँ थीं। तो जब आसपास के लोगों को, जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको पता चलता था कि ये साहब साल 6 महीने से नहीं आए, तो उधर कब्जा होना शुरू हो गया। हाँ। और जिन रिकॉर्ड, उनकी नज़र थी इस बात पे कि साहब तो आ नहीं रहे। और यही ओवरसीज के साथ होता है। ओवरसीज वाले तो बहुत परेशान हैं। उनके साथ भी लोगों को पता है कि ये बंदा बाहर चला गया है, लिहाजा उधर फ्रॉड शुरू, बहुत परेशान है। फिर ये कि जहाँ चीज़ें फाइलों में पड़ी थी, उधर अहलकारों ने मिलके, सरकारी अहलकारों ने फ्रॉड करना शुरू किया, और फ्रॉड करके वो लोग जिनका कोई तल्लक, कोई वास्ता, कोई लेन, कोई देन नहीं था, टोटल फ्रॉड थे, मेरी बजाय उनको मालिक बना। इस तरह के वाकयात बहुत आए हैं सामने। मैं अभी अर्ज करूं, एक केस को मुझे 44 साल लड़ते हुए, 1980 में मैंने ज़मीन खरीदी इधर ही लाहौर में। मुझे रिलीफ मिला 1 महीना पहले।
1980 में खरीदी, 2024 के मार्च के महीने में मुझे रिलीफ मिला। वो भी आखिरी हतमी रिलीफ मिल गया या यहाँ भी कुछ जो अभी भी हतमी नहीं मिला। अच्छा। पहली स्टेप जो है अच्छा। कि वो मेरी मलकियत रिस्टोर हुई है। अभी उसको रिस्टोर होते हुए, बार आवर होते हुए कई स्टेजेस और हैं जी। और हैं। वो और पता नहीं कितने साल लेगा, 44 साल। और कब्जा किसका है? कब्जा एलडीए का जी। अच्छा, कब्जा एलडीए। एलडीए ने आगे किसी फ्रॉड को दे दिया होगा। इसका मतलब एलडीए के अंदर को काली भेड़ें थी। सारी काली भेड़ों की। अच्छा, कल साहब अच्छा जी, एक दूसरा, हाँ, दूसरे 2 केसेस में, किसी में 30 साल हो गए, किसी में 34 साल हो गए। तो मैं अर्ज करूं, तो शायद अल्लाह ने आपको इतनी लंबी उम्र दी हुई है कि आप केस लड़ते जाएं। बावजूद इसके कि मैं मामलात समझता हूँ। हाँ, मैं आम आदमी तो मैं मामलात समझता हूँ, उसको इतनी पढ़ता हूँ, हिम्मत ही नहीं आम आदमी। तैयारी करता हूँ, मुझे उनकी लीगल पोजीशन का पता है मुझे ये पता है कि इसकी प्रोसेस को, हर चीज़ को। मगर आप इंतहाई, आप जाएं पता करें तो इंतहाई डटाई से, कोल्ड ब्लडेड लोग डिले करेंगे। और क्यों करेंगे? मैं ये करने में डिले इसलिए करेंगे कि अपना नुमाइंदा कोई प्रॉपर्टी डीलर आपके पास भेज देंगे कि जी आप छोड़ दें इसको, ये आपका बड़ा मुश्किल काम है, ये शुरफा का काम, ये शरीफ आदमी का काम, महकमों से रिलीव लेना कोई काम नहीं है, तो आप आधा आधा कर लें। तो मैं आपको हफ्ते के अंदर रिलीव ला देता हूँ। और वो करते रहते हैं। हमने तो, हमारे डीएनए में तो ये शामिल नहीं है कि ना 2 नंबर काम करना है, ना रिश्वत देनी है, ना लेनी है, ना लेने देनी है। मगर 44 साल गुजर के 74 साल गुजर जाए। कर्नल साहब, ये अगर हम मॉडल अपना लें ना, अगर 10 बंदे भी अपना लें, 100 अपना लें, 1000 अपना लें, कि रिश्वत देने वाला भी ये कसम खा ले कि मैंने देनी नहीं रिश्वत, मैंने अपना हक। सैफ साहब, मैं आपके सामने, गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि यार इसको सिफारिश करा दो, आपकी फैमिली में कुछ सिफारिशों की कमी तो नहीं है। मैं नहीं कराऊंगा, मेरिट के ऊपर काम है, मैं सिफारिश क्यों कराऊं? एक साहब आप इसको पैसे, इसका बंदा कोई आता है आपके पास तो पैसे दे दो। मैं नहीं दूंगा। आज से कहा फिर आप चले हैं, आप इस मुल्क में चले हैं, आपको मुल्क का निजाम नहीं पता, फिर आप मैं तो 100% आपसे मुतफिक हूँ। मैं तो अमलन यही करता हूँ। एक मेरे जानने वाले थे, आज से कुछ 20-30 साल पहले, उन्होंने डबल रोटी का एक प्लांट मंगाया। वो फंस गया वहाँ पे कराची पोर्ट पे, कोई उनका झगड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ, वो कोई रिश्वत मांग रहे थे। वो सब दोस्तों ने कहने लगे जी यार, जावेद साहब उनका नाम था, जावेद साहब ये रिलीज़ करा लें, पैसे दे। कहते पैसे नहीं मैंने देने। अच्छा, मैं उसका साथ देता रहा। मैं कहा यार वाकई, मैं उसको वॉच भी करता रहा। बिल आखिर वो कुछ जो 3 दिन में सामान छूटना था, वो 1.5 महीने बाद छूट गया, तो डैमेज भी पड़ गया उन्होंने। तो मैंने उनको बड़ी मुबारकबाद दी। तो सब ने कहा यार, कहता देखो यार, ये ट्रेंड अगर आप अपना लेंगे ना, तो रिश्वत कोई बंदा डंडा मार के फिर भी आपकी जान लेके नहीं लेगा, आप रेजिस्ट करना शुरू करें। तो मैंने साहब, हमारे लोग रिश्वत देते हैं तो रिश्वत आम हुई है। हमारे लोग बेईमानी पे उकसाते हैं, अगर नियत कर लें तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं। हमारे लोग 2 नंबरी करते हैं तो 2 नंबरी प्रमोट होती है। अगर ये लोग तहैया कर लें कि मैंने हक हलाल की खानी है, तो कोई मुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला आपको इज्जत देने वाला है। एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुल जाते। वो अल्लाह का निज़ाम इस तरीके का है कि ये नहीं कि कोई आपको तंग करना शुरू कर दे तो दुनिया आप सरेंडर कर दें। आप सवाल ही नहीं पैदा सरेंडर साहब, अगर सिविल सर्विसेज का और मुसल्लह फौज का, खैर मुसल्लह फौज का तो चूंकि दायरा का लिमिटेड है, तो अवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, तो वहाँ तो पेंडेंसी तकरीबन बहुत कम ही होती है। बिल्कुल नहीं होती जी। मुसल्लह फौज में पेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है ही नहीं, बिल्कुल। और आपका डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट हो जाती है। आपके सामने कर्नल के पास भी इख्तियार है। आपको एक इख्तियार है आपके पास। दूसरा, जब केस आपके पास आता है, पेश किया जाता है, तो आप फैसला करके भेजते हैं। ठीक है, अब डेट डाल के नहीं भेजते कि चलें जी तारीख को देखूंगा। और एक कर्नल को कुछ केसेस में 1 साल जेल देने तक की इख्तियार है, 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। नहीं, एक तो क्वार्टर गार्ड 28 दिन की होती है। वो 28 दिन क्वार्टर गार्ड होती है, 1 साल तक जेल दे सकता है। अच्छा, एक कमांडिंग अफसर, और वो ऑन द स्पॉट देता है। ठीक है, उसने उधर किस रैंक तक दे सकता है? अप टू द एनसीओ के रैंक तक?
जी 1 साल के लिए डिपेंड करता है कि ऑफेंस क्या है, ठीक है। मगर वो जेसीओ को भी दे सकते हैं, जेसीओ को भी दे सकते जेसीओ को भी हैं, जूनियर कमीशन अफसर से नीचे नीचे दे सकते हैं। दे सकते जहाँ ऑफिसर्स का मामला आता है कमीशन अफसर का, उधर फिर कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो है कोर्ट खुला, मार्शल ये समरी डिस्पोजल में 1 साल तक वो जूनियर कमीशन से नीचे तक दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के अच्छा, केस ये में। हमारे पुलिस फोर्स में भी इन्होंने अपनाया था एक मरतबा, लेकिन बड़ी उसमें रेजिस्टेंस हुई थी। एक इंस्पेक्टर को एसएसपी थे यहाँ के, उन्होंने पकड़ के अंदर दे दिया। वो टोटल इनएफिशिएंसी और करप्शन में मुलवस थे। उन्होंने मौके पे उनको सजा दे दी, अभी चंद दिनों की, क्वार्टर गार्ड टाइप। लेकिन उसमें बड़ी फिर ले दे हुई, पता नहीं, चूंकि पुलिस वालों के ऊपर तक राब्ते होते हैं, वो फिर पता नहीं अमलन उस पर अमल ही नहीं किया गया। शायद आपके नोटिस में आई हो ये। जी मैं अर्ज करूँ, इस तरह इधर का हुआ था। फौज के निज़ाम में तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत है, इसलिए उसमें लोच नहीं है। जी हाँ, उसमें झोल नहीं है। हाँ, नहीं झोल नहीं है, उसमें चीज़ छुपती नहीं है जी। एविडेंस आपको सामने आ जाती है, फैक्ट्स फिगर सामने आ जाते हैं, और अगर आपकी नीयत हो कि मैंने फैक्ट्स फिगर पता करने हैं तो मिल जाते हैं। साहब साहब कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसके फैक्ट फिगर एक अखबारी नुमाइंदे को तो पता लग जाए, आप ऑफिसर को ना लगे, जो उधर जज साहब बैठे हैं उनको 20-20 साल पता ना लगे। ये अच्छा, तो कल हम गवर्नेंस के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो बहुत से साबका जर्नैल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, कर्नल सिविल अदारों में आके सरबराहान के तौर पे या अहम पोजीशंस पे आ जाते हैं। ये तजर्बा किस हद तक कामयाब है? देखिए ये तजर्बा आप चाहते हैं डिस्करेज किया जाए? जी मैं अर्ज करूँ, अव्वल तो हर महकमे के अपने प्रोफेशनल अफसरों को महकमा चलाना चाहिए। ठीक है, पहली बात, मतलब जैसे को आप पाशी का जिस तो उसमें आप पाशी के लोग हों, लोग इंजीनियर कॉम्पिटेंट हो, अपना काम जानते हो और एफिशिएंट हो और ऑनेस्ट हो, और उनका सिस्टम जो है वो सारा डिजिटाइज हो। ठीक है, मैनुअल आपका हमेशा जोर रहा है डिजिटाइजेशन। जी डिजिटाइजेशन आएगी, उसमें स्वाबदीदी इख्तियार जो अफसर का है वो निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, उसकी नलायकी भी निकल जाएगी, हाँ, उसकी इनएफिशिएंसी भी निकल जाएगी, उसकी करप्शन भी निकल जाएगी। ये सही है, दुनिया सारी डिजिटाइज पे आ गई है, हमें क्या तकलीफ है? हम इतने बिलियन के बिलियन खा जाते हैं हर महीने, तो हम डिजिटाइज क्यों नहीं करते? और अगर डिजिटाइज, उसके बाद दूसरी बात ये कि डिजिटाइज होगा तो आपकी हर चीज़ घर बैठे, हर बंदा, उसको दफ्तर जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। वो अपना लैपटॉप खोलेगा, अपना मोबाइल खोलेगा और चीज़ एंटर करके अपना डाटा देख लेगा और चीज़ कर। मेरा ख्याल है कि डिजिटाइजेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। ये वैसे जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ पंजाब के, तो उन्होंने लैंड रिकॉर्ड को उन्होंने किया था, बड़े वसी पैमाने पे किया था। शहबाज साहब ने बहुत, उसमें मैंने सुना कि जो फर्दें 2-2 लाख रुपए में पटवारी देते थे, 10-10 लाख में भी, हाँ 10-10 लाख में भी, वो सुना कि वैसे मिलनी शुरू हो गई थी। वो जी ऐसा हुआ था? जी हुआ था, नोटिस में आई थी जी ऐसे हुआ था, पंजाब डिजिटाइज हुआ था। मगर मैं फिर खान साहब को क्या कहूँ और उनके लाडले बुज़दार को क्या कहूँ, उन्हें रिवर्स कर दिया। अच्छा, आप थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? जी रिवर्स कर दिया। फिर वो बड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अच्छा, कुछ निज़ाम कंप्यूटराइज हुआ जिसमें स्टैम्प पेपर भी थे। जब स्टैम्प पेपर कंप्यूटराइज हुए, ये जेली प्रिंट होते थे, ये जेली प्रिंट होते थे। पिछली डेटों में लोग पिछली डेटों में जेली बनते थे और जेली केस चलते थे साल से। कोर्टों को ओवरलोड किया हुआ जजों साहब को, हर एक के सामने 250 केस एक दिन में लगा होता है। वो बेचारा 50 भी नहीं सुन सकता ध्यान से, ठीक है, इंसाफ नहीं। बहरहाल, तो उसके बाद जब ये मामला डिजिटाइज होना शुरू हुआ, हर स्टेज पे रुकावट हुई, हर स्टेज के ऊपर हड़तालें हुई, रुकावट हुई, सब कुछ हुआ। जितने माफिया थे, जिसमें पटवारी माफिया हो गया, जो लोग करना चाहते थे उनके दफ्तर के सामने जाके गालियां, और वुकला भी सोशल, तो वुकला ने हड़ताल कर दी। वुकला ने भी की, वुकला ने हड़ताल कर दी। मेरा माथा ढनका था, वुकला पहले हो गया। वुकला ने हड़ताल कर दी। मैं आपको रिसेंट एक बताता हूँ। अच्छा, कि मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि वुकला ने हड़ताल की है 2 दिन, तो उसके बाद जी वो एग्रीमेंट हो गया क्या कि जी 50% कंप्यूटराइज, 50% मैनुअल। अल्लाह, इसका मतलब 50% बेईमानी पे चलने ने 100% बेईमानी, 100% होगी। नाम 50% का होगा, 50 का तो एक कवर है। सही बात है, रिवर्स कर दिया। और आप क्या, मैं अभी क्या इसमें कह सकता हूँ कि अगर आपने इस मुल्क को नीचे ही गिराना है और गिरा के रगड़ना भी है, और इसको इकोनॉमिकली और इसको सोशली और इसको मॉरली दुनिया में बदनाम ही करना है,
तो फिर तो कुछ तो खुदा का लेकिन खौफ कंसर्न करें। ये तो हमारी नहीं आता कि मैं अपने वतन को खुद ही तबाह कर रहा हूं। अर्ज करूं कि हमारी मुझे लालच तो चलो है हमारी, लेकिन मैं तबाही भी कर रहा हूँ इसकी मुल्क। हम क्यों नहीं इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होते कि हमने किसी न किसी जगह एक पैरा अपना छोड़ के तारीख में जाना है। हर फैमिली ने, हर बंदे ने। वैसे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे वैसे ही जवाब दें, तो मगर जो बंदा ऑप्ट करता है पब्लिक लाइफ का, जो ऑप्ट करता है लीडरशिप का, जो ऑप्ट करता है वो तो आम आदमी से 10 टाइम्स बेहतर होना चाहिए, तो 100 टाइम बेहतर होना चाहिए, 100 टाइम बेहतर। और उसमें अगर मिसाली क्वालिटीज हैं तो उसको पता होना चाहिए कि जो पेज वो छोड़ के जाएगा उस पेज के अंदर उसकी और उसके आने वाले खानदान की कितनी इज्जत होगी। इज्जत तब होगी जब आपने कुछ ना कुछ कंक्रीट किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया होगा आपने, अगर आप स्टेटस को के बंदे होंगे और आप चलते निज़ाम में बीच में आके सिर्फ, तो वो कहाँ तक आपका कोई सस्टेन करेगा। तो कौन साहब आप जो कह रहे थे कि सिविल सर्विसेज में फौजियों का हजरात का आना जो है, जी मैं अर्ज करूँ, देखिए सैफ साहब, प्रोफेशनल हर मिनिस्ट्री में अपने अपने होने चाहिए। ठीक, एक ख़ास कोटा है 15% किसी ज़माने में हुआ करता था, 10% 10 to 10 to 15 था, तो था उसकी अपनी अहमियत है। मैं आपका अर्ज करूं, जैसे कोई असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ लग जाते हैं, उनकी अपनी अहमियत है, मगर उनको उन अदारों में लिया जाए जो अदारे उनके मुतल्लिका हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस है जी, पुलिस के इदारे के लिए वो सूटेबल है, अकाउंटेबिलिटी के इदारे के लिए सूटेबल है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सूटेबल है, किसी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल है, सिक्योरिटी के लिए सूटेबल है। आप उनको उठा के ऐसी जगह पे ना रखें, ना दें जो उनका काम नहीं है। शुक्रिया जनाब कर्नल साहब आपने वक्त निकाला जनाब, बहुत मेहरबानी। तो जी हम अब प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपने सारी बात सुनी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो गवर्नेंस ही का है, और गवर्नेंस में फिर नेक नीति भी आती है, आपकी अहलियत भी आती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आती है, और मेरिट भी आता है। ये सब चीज़ों का, और जिन अशखास को, जिन अफराद को लीडरशिप रोल लेने की बेचैनी है या तड़प है, उनको अपने किरदार पे भी, अपने किरदार साजी पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।